हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th जैक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, जिसकी परीक्षा 25 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाली है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को इस वीडियो में हम टोटल 100 इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को करेंगे जो पूरी तरह ऑब्जेक्टिव बेस होगा और इसमें हम पूरा एक बुक अर्थशास्त्र को खत्म करने वाले। साथियों, ये हमारा अर्थशास्त्र पर बेस वीडियो है, यानी कि आपके सोशल साइंस में टोटल 4 सब्जेक्ट है, 4 बुक है, जिसमें से आपका एक इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्र, दूसरा हिस्ट्री हो गया, इतिहास, तीसरा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और चौथा सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र। तो 4 टोटल बुक है। इन 4 बुक को हम लोग एक एक कर कोशिश करेंगे खत्म करने की, जिसमें आज हमारा पूरा अर्थशास्त्र पे बेस होगा इकोनॉमिक्स से। और अर्थशास्त्र से आपकी परीक्षा में 7 से लेकर 8 सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो ये जो है इस वीडियो से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कवर हो जाएगा। साथियों, ये हमारा सोशल साइंस का वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हमने सोशल साइंस के 2 वीडियो अपलोड कर दिए। ये जो हमारा यहाँ वीडियो का नंबरिंग रहता है वो एक सब्जेक्ट वाइज रहता है। जैसे सोशल साइंस का ये हमारा तीसरा वीडियो, जिसमें हम पूरी इकोनॉमिक्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर इसका दूसरा पार्ट भी होता है तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम शुरू में ही बता दें, इसमें 100 क्वेश्चन हमने लेके रखा है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अनुभव होगा इस क्वेश्चन को करने के बाद, जी हमने जो है वाकई में अच्छे प्रश्न किए हैं और पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि जो भी क्वेश्चन कराऊं वो आपको याद भी हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप 9835146164 पे मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन हमको मिल सके। इससे पहले अगर सोशल साइंस के 2 वीडियो नहीं देखे तो उनको भी आप जरूर देख लें। आइए शुरू करते हैं पहला वीडियो क्वेश्चन को। ये हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है विकास। ठीक है, ये चैप्टर है हमारा पहला विकास, जिसका हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रतिवर्ष डॉलर, यूएस डॉलर बोला है, $955 या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश को क्या कहते हैं 2017 के अनुसार। चूंकि एनसीईआरटी में जो आपको दे रखा है वो यही दे रखा है, तो बोला रखा है कि प्रति वर्ष 2017 के अनुसार $955 से कम कमाने वाले देश को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब एक देश के व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति $955 से कम कमा रहा है तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, तो निम्न आय वाला देश कहेंगे। ठीक है, निम्न आय वाला देश। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, केरल का शिशु मृत्यु दर कम है। केरल में जो है सबसे पता है आपको कि सबसे कम शिशु जो मृत्यु दर है वो केरल में ही है। क्यों कम है वो पूछा रहा है, क्योंकि यहाँ की जलवायु स्थितियां अच्छी है, यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना, यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षाओं का प्रावधान है। ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा और सुविधा है। अगर आपके पास शिक्षा होगा कि कैसे साफ सफाई रखी जाती है, कैसे अगर जो है बॉडी को ध्यान में रखा जाता है, कैसे कोई भी जो है हमारे साथ फिजिकल एक्टिविटी होती है तो कैसे हम लोग उसको ध्यान रखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यह मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षाओं का क्या है, प्रावधान है। इसलिए जो है केरल में शिक्षा का भी दर अधिक है और शिशु का मृत्यु भी कम होता है। आगे बोल रखा है, देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जाती है। तो देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है साथियों, देश के टोटल जनसंख्या से, टोटल पॉपुलेशन से जो है देश का जो है टोटल पॉपुलेशन हम लोग काउंट करते हैं और उनसे जो है हम लोग देश के टोटल इनकम को भाग देते हैं। ठीक है, देश का टोटल इनकम बटे पॉपुलेशन जब करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय, जिसको औसत आय या फिर पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। तो देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, तो ये आंसर इसका बी नंबर सही होगा। अगला सवाल देखो साथी, बोल रहा है शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। जैसे अभी हमने देखा कि शिशु मृत्यु दर होता है, ये क्या सूचित करता है, तो किसी वर्ष में शिशु मृत्यु दर करता है कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। मान के चलिए साथियों, अगर जो है 1000 बच्चे एक वर्ष में जन्म लेते हैं या 1000 पे ही निकाला जाता है, जिसमें से 1000 जीवित बच्चों में से कितने जो है 1 वर्ष के पहले जितने बच्चे मर जाते हैं उन्हीं के अनुपात को क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बोल रखा है प्रतिवर्ष $955 था, तो $955 क्या हम लोग बोलते थे, निम्न आय वाला देश। ठीक है, लेकिन $12,056 से अगर अधिक होगा प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति अगर $12,056 से अधिक कमा रहा है तो कौन से देश की श्रेणी में आएगा, तो उसे अमीर देश की श्रेणी में कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे विकसित भी हो सकता है, विकसित देश की श्रेणी में, जैसे अमेरिका सब, इसमें जो है प्रति व्यक्ति आय $12,056 से अधिक है। ठीक है, $1 में साथियों 80 लगभग का 80 रुपया जो होता है, तो आप कैलकुलेट लगा सकते हैं कि इतना अगर इनकम किसी देश का अगर प्रति व्यक्ति आय है तो वो जो है विकसित देश में आएगा।
अगला सवाल है छठा नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भारत की तुलना में मानव विकास क्रमांक के मामले में बेहतर है? मानव विकास क्रमांक के मामले में है कौन सा देश भारत से आगे है? साथियों, भारत से आगे एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका जो है मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत से आगे है। अगला बोला है साथियों, लोगों के बीच एक सामान्य विकास का लक्ष्य है। सातवां नंबर सवाल है, लोगों के बीच सामान्य विकास का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य का विकास जो है आज के लोगों का सबसे बड़ा विकास का लक्ष्य क्या है? आय। जितना ज्यादा साथियों इनकम होगा उतना ज्यादा लोग जो है और डेवलप करेंगे। ठीक है। अगला बोला है, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? हम लोग जो है किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? तो अभी हमने बताया कि देश की कुल जनसंख्या को देश जो है राष्ट्रीय आय से हम लोग विभाजित करते हैं। ऊपर में हम लोग राष्ट्रीय आय रखते हैं, नेशनल इनकम, और कुल जनसंख्या से हम लोग इसको भाग दे देते हैं। तो बी नंबर इसका सही जवाब होगा। 9वां नंबर सवाल है साथियों, किसी देश की कुल जनसंख्या द्वारा राष्ट्रीय आय से, ये 9वां नंबर सवाल है, जीडीपी का क्या अर्थ है? जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया, सकल घरेलू उत्पाद होता है। अगला सवाल देखो साथियों, अगला है 10वां नंबर, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हमारे जो विभिन्न समाज है उनमें विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है साथियों, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? यानी कि जैसे हम अगर बात करें इंडिया और साथियों इंडिया और पाकिस्तान का अगर तुलना करें कि किस देश का जो है विकास अच्छा है, तो उसकी तुलना हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग पर कैपिटा इनकम को देखेंगे। कितना? पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, जिसको औसत आय भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा कि किसे औसत आय कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय जिस देश का अधिक होगा साथियों, वो देश हम लोगों का क्या होगा? अधिक जो है विकसित होगा। तो पाकिस्तान की तुलना में जो है इंडिया विकसित है, क्योंकि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। और वैसे इंडिया की तुलना में जो है अमेरिका विकसित है, क्योंकि अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय इंडिया से ज्यादा। तो कैसे तुलना करेंगे किसी भी देश का? तो औसत आय प्रति व्यक्ति आय से। अगला साथियों वो रखा 12वां नंबर है कि किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किस आधार पे साथियों? तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है किसी भी देश के विकास को। ठीक है। अगला है साथियों, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम को साथियों जब टोटल पॉपुलेशन से हम लोग भाग देते हैं तो क्या निकलता है हम लोगों का? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 14वां नंबर, यूएनडीपी के अनुसार साथियों बोल रखा है कि देश के विकास को आंकने के आधार निम्नलिखित में से क्या है? तो यूएनडीपी के अनुसार जो नापता है, देखो अगर वो पहला इससे पहले क्वेश्चन पूछा था उसमें हम लोग सिर्फ प्रति व्यक्ति आय पूछे बोले थे, लेकिन अगर बोल दे यूएनडीपी के अकॉर्डिंग, तो यूएनडीपी के अकॉर्डिंग साथियों जो आपका आधार हो जाएगा वो प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य, ये सभी चीजों को देखा जाता है एक देश के विकास को मापने के लिए कि देश में विकास हुआ या नहीं हुआ। इनके लिए प्रति व्यक्ति आय, लोगों का शिक्षा और लोगों के स्वास्थ्य का भी स्तर देखा जाता है। तो इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है साथियों केरल। केरल जो है सबसे ज्यादा जो है शिक्षित भी है, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो शिक्षित केरल है। सबसे अच्छा स्वास्थ्य स्थिति भी केरल का है साथियों, और इनकम के मामले में पंजाब अच्छा है, लेकिन केरल जो है ये दो चीजों में आगे, जिनके कारण केरल जो है सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है। अगला साथियों, निम्न में से कौन गैर नवीकरणीय संसाधन? गैर नवीकरणीय संसाधन साथियों उनको कहते हैं जो एक बार खत्म हो जाए, जिसको अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं साथियों। अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं जो एक बार साथियों खत्म हो जाए तो दोबारा प्राप्त करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, साथियों। अगर वन खत्म हो जाए तो हजारों वर्ष नहीं लगेगा, ये बहुत जल्द प्राप्त हम लोग कर लेंगे। जल भी खत्म अगर जो है होता है तो पुनः वर्षा हो जाती है। वायु ऊर्जा भी जल्दी खत्म नहीं होती, पवन ऊर्जा ये भी चलते रहती है। लेकिन खनिज तेल खत्म हो जाएगा साथियों, जैसे हम लोगों का पेट्रोलियम है जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, पूछा जाता है कि किसे काला सोना कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है साथियों। पेट्रोलियम अगर खत्म हो जाए तो खनिज तेल जो है तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता, इनको प्राप्त करने में लगभग हजारों से लेकर लाखों वर्ष लग सकते हैं, जिनके कारण साथियों इसे गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अगला है साथियों, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार किसके द्वारा पेश की जाती है? तो यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास सूचकांक जो है प्यारे बच्चों, ह्यूमन इंडेक्स जिसको बोलते हैं, वो किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, HDI। ये किसके द्वारा पेश किया जाता है साथियों? तो यूएनडीपी के द्वारा।
बोला भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? साथियों सबसे अधिक जो है केरल की है, हमने आपको बार बार बता रखा है, केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है। अगला साथियों, निम्नलिखित में से कौन उद्योगपतियों के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है? उद्योगपतियों के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या है साथियों? तो अधिक दिनों का काम पाना। उद्योगपति तो काम उतना नहीं, बेहतर मजदूरी, उद्योगपति नहीं, तो उनका है क्या साथियों? अधिक बिजली प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। तो इनका साथियों आंसर जो हो जाएगा वो अधिक बिजली प्राप्त करना ना होके उनका जो हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अधिक दिनों का काम पाना उद्योगपतियों के लिए विकास है, बेहतर मजदूरी भी पाना और अधिक बिजली भी प्राप्त करना, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अगला है साथियों, एक अमीर परिवार के लड़की के विकासात्मक, माफ कीजिएगा साथियों, ये जो है यहाँ पे पूछा उद्योगपतियों, एक जनरल आदमी नहीं पूछा है। तो उद्योगपतियों का क्या है साथियों, उनका जो है बिजली अधिक अगर प्राप्त होगा तो वो जो है ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट कमा पाएंगे, ये सही आंसर था। ठीक है, इनको यही सी ही होगा। बाकी एक अगर सामान्य व्यक्ति रहता तो ये सारी चीजें इनके लिए विकासात्मक लक्ष्य होते। पूछा गया है अगला क्वेश्चन, एक अमीर परिवार की लड़की यानी कि एक रईस घर की लड़की, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिच फैमिली की लड़की अगर है, तो उनके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? आप बोलेंगे सर सबके लिए तो वही होगा, नहीं, वो अमीर लड़की के लिए क्या होगा कि जितना उसको भाई को आजादी मिलता है, जितना उनको भाई को फ्रीडम मिलता है, उतना भी उसी को भी स्वतंत्रता मिले। उनका लक्ष्य वही होता है कि भाई यार जितना मेरा फ्रीडम पाते हैं उतना हम भी पाए। तो ये अमीर घर के जो है लड़की यानी कि गर्ल का जो है क्या होता है, विकासात्मक लक्ष्य, यानी कि उनका डेवलपमेंट का लक्ष्य यही होता है। ठीक है साथियों, ये हमारा पहला चैप्टर विकास समाप्त होता है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे और निश्चित तौर पे जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। 100% यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको बता ही दिए कि इकोनॉमिक्स से 7 से लेकर 8 सवाल पूछेंगे, जिनमें मैक्सिमम सवाल इसी वीडियो से रहेंगे। अगला देखते हैं साथियों, अगला बोला है, हाँ अभी एक क्वेश्चन और है। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, कितना परिवार? 4 परिवार। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? देखो सभी व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है 5,000, तो टोटल व्यक्ति है सर 4, तो 4 गुने 5,000 करेंगे, यानी कि टोटल आय कितना हो जाएगा? 20,000। चारों व्यक्ति की मिला के आय कितना हो जाएगा? 20,000, जिनमें से पहला का है 4, दूसरा का 7, 4 7 11 और तीसरा का 3, 11 3, 14,000 जो है तीनों मिला के हो रहा है। तो बोला चौथे व्यक्ति के परिवार की आय क्या है? तो चौथे व्यक्ति की आय क्या है प्यारे बच्चों? साथियों 20,000 होना चाहिए, हो कितना रहा? 14,000, तो 6,000 जो है चौथे परिवार की आय होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन जैकबोर्ड जो है पूछ चुका है, मॉडल सेट में भी ये दे चुका है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला ये हमारा पहला जो है चैप्टर 21 जो प्रश्न के साथ समाप्त होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहीं से होंगे, इस चैप्टर से। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। यू नो दैट कि भारतीय अर्थव्यवस्था के साथियों 3 क्षेत्रक होते हैं मेनली। अगर बात करें कौन कौन सा क्षेत्रक? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। थोड़ा सा मैं इसके बारे में पहले बता दूं। प्राथमिक क्षेत्रक साथियों जो कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित और जिनका काम क्या है? जिनका काम है साथियों उत्पादन करना। क्या करना? उत्पादन करना, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है सेकंड सेक्टर साथियों द्वितीय क्षेत्र, जिनका काम क्या होता है? विनिर्माण करना, यानी कि कोई भी चीज को इंडस्ट्री वगैरह वगैरह वो विनिर्माण नया चीज बना देता है। जैसे अगर मान के चले चावल से साथ ये चावल कहते हैं साथियों, धान से अगर चावल बना दिए, धान से चावल कौन बनाया? तो वो जो है मिल वाला चीज बनाता है, तो वो जो है साथियों जो मिल में काम करता है वो कौन सा हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में। जैसे साथियों गेहूं से आटा बनाना, ये क्या हो जाएगा साथियों? ये भी द्वितीय क्षेत्र का काम हो जाएगा। एक होता है थर्ड सेक्टर साथियों, जिसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, और इनका काम है सेवा प्रदान करना। सेवा प्रदान करना ये नहीं कि फ्री में सेवा, ये सेवा प्रदान करते हैं और ये जो है दोनों क्षेत्र से वस्तुएं आदान प्रदान करते हैं। चलो हम यहाँ पे चीजें समझते जाएंगे और देखते भी जाएंगे। बोला गया अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? देखो वो तो था एक अलग सेक्टर से, ये है सार्वजनिक और निजी, दो क्षेत्र होते हैं। एक तो सार्वजनिक हो गया, सार्वजनिक यानी कि जिस पर जो है सरकार का अधिकार है, जैसे रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र हो गया साथियों, जैसे सड़क सार्वजनिक क्षेत्र हो गया साथियों, जैसे आपका हो गया हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल सार्वजनिक क्षेत्र हो गए। लेकिन साथियों कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो निजी हाथ में है, जैसे प्राइवेट डॉक्टर जिसको बोलते हैं, तो प्राइवेट को ही निजी कहा जाता है। तो ये किस आधार पे हम लोग मानते हैं? इसका जो मालिक है उसी के आधार पे, मालिक को ही क्या बोलते हैं? स्वामित्व, ओनर के आधार पे। तो वो उनके ओनर पे डिपेंड करता है। तो उद्यमों का स्वामित्व के आधार पे बोलते हैं। अगर स्वामित्व यानी कि अगर उसका मालिक सरकार है तो वो ये सार्वजनिक हो जाएगा। अगर उनका मालिक जो है कोई निजी व्यक्ति, कोई खास व्यक्ति है, तो निजी हो जाएगा। ठीक है,
चलो बहुत अच्छा। अगला बोला प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र से साथियों कृषि है, कृषि से भी उत्पादन होता है। डेयरी, डेयरी यानी कि दुग्ध उत्पादन साथियों, दुग्ध जैसे दूध उत्पादन, तो ये भी तो एक तरह का उत्पादन है। मछली पकड़ना और खनन करना, ये भी साथियों प्राथमिक क्षेत्र के ही काम आता है। तो ये सभी इनमें से सभी हो जाएगा, कृषि, डेयरी, वाणिज्य, मछली पकड़ना और खनन करना, ये सभी किसमें आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। अगला है साथियों विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से? विनिर्माण। विनिर्माण क्षेत्र साथियों अभी हमने आपको बताया जो इंडस्ट्रियल होता है, जो दोबारा निर्माण करता है कोई चीज का, तो वो द्वितीय क्षेत्र में शामिल हो जाएगा साथियों। अगला है लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती? तो लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में साथियों? तो सार्वजनिक क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र में जो है लाभ के उद्देश्य से नहीं की जाती। जैसे सरकार जो है रोड बनाती है, भले उनका मकसद है चुनाव जीतना, लेकिन वो लाभ के मकसद से नहीं करती है, उनका मकसद है लोक कल्याण। हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको बोलते हैं लोक कल्याण, यानी कि लोगों का क्या हो? कल्याण हो, जिनके लिए वो सार्वजनिक काम करती है। रोड बनाया, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, एयरपोर्ट बनाया, तो किसके लिए? लोगों के कल्याण के लिए, तो लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र करेगी। ठीक है, बाकी प्राइवेट अगर कोई काम करवाती है तो कहीं ना कहीं वो अपना बेनिफिट खोजता है। अगला देखो, अगला बोला इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते। कौन सा क्षेत्र के श्रमिक साथियों माल का उत्पादन नहीं करते? अब आप बोलोगे सर ये तो द्वितीय और तृतीय दोनों होगा। नहीं साथियों, ये तृतीय क्षेत्र होगा। द्वितीय इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो तो गेहूं से आटा उत्पादन किया कि नहीं, गेहूं से आटा बनाया, तो ये तो माल का उत्पादन किया, तो द्वितीय क्षेत्र नहीं, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जैसे बैंक हो गया साथियों, बैंक कोई माल का उत्पादन नहीं करता। साथियों पुलिस हो गया, पुलिस कोई माल का उत्पादन नहीं करता। साथियों जैसे यातायात हो गया, यातायात यानी कि अगर आप सड़क पे जो है टेम्पू पे जाते हैं, टोटो पे जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं तृतीय क्षेत्र में आ रहे। वो तो कोई चीज का निर्माण नहीं कर रहे, वो तो कोई चीज का उत्पादन नहीं कर रहे, तो वो सेवा दे रहे। कैसा सेवा? तो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो वो सेवा के क्षेत्र में आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला आएगा संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। साथियों दो तरह के क्षेत्र होते हैं, एक तो संगठित, एक असंगठित। देखिए एक संगठित, असंगठित, एक आधार पे इसको बांटा गया असंगठित। दूसरा है साथियों प्रथम क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, और तीसरा स्वामित्व के आधार पे साथियों एक निजी क्षेत्र और एक सार्वजनिक क्षेत्र। तो अर्थशास्त्र में जो है तीन तरह के क्षेत्र जो है इस तरह से बांटे गए। संगठित असंगठित किसको कहते हैं साथियों? संगठित हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें साथियों क्या होता है, संगठित क्षेत्र में क्या होता है कि नियम और शर्तों में काम होती है। नियम एवं शर्त इसका फिक्स होता है कि 8 बजे आपको जो है आना है, 7 बजे जो है आपको जाना है, आपको महीना में इतना दिन छुट्टी मिलेगा, काम करेंगे नहीं करेंगे, अगर छुट्टी लेते हैं पैसा मिलेगा, जब मन तब आपको नहीं निकाला जा सकता। लेकिन असंगठित क्षेत्र में जो है आपका कोई नियम शर्त नहीं होता, जब मन करेगा आपको असंगठित क्षेत्र से निकाल दिया जाएगा, जिस दिन काम नहीं करोगे उस दिन का पैसा नहीं दिया जाएगा, तो ये असंगठित क्षेत्र होता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो बोला संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। बोला यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें क्या है? नियमित नहीं है। बिल्कुल साथियों ये गलत होगा। ठीक है, नियमित नहीं है यहां नहीं होना चाहिए, नियमित है होगा। ठीक है, ये है होगा, आंसर यही होगा, लेकिन ये नियमित है। यह सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं, ये सरकार के नियंत्रण के अंदर होता है। नौकरियां नियमित नहीं है, नौकरियां इसमें नियमित होती है साथियों। यह कम वेतन प्रदान करता है, ऐसा नहीं है, वेतन भी ज्यादा, सरकारी क्षेत्र में वेतन ज्यादा। तो संगठित प्राय सरकारी क्षेत्र को ही कहते हैं साथियों। इसका जो हो जाएगा यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है हो जाएगा। ठीक है, रोजगार की शर्तें नियमित है। अगला है साथियों नरेगा। नरेगा जिसको मनरेगा के नाम से जाना गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में जो है सरकार के द्वारा कितने दिनों का रोजगार देने की बात कही गई है? तो 100 दिन का रोजगार सरकार देती है, वो जो है मनरेगा में कहा गया, तो आंसर हो जाएगा 100 दिन। ठीक है, अगला है साथियों, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा के क्षेत्र में साथियों तो चीनी गुड़ और ईंट बनाना, ना जी, चीनी गुड़ और ईंट बनाना ये तो द्वितीय क्षेत्र में शामिल हो जाएगा, विनिर्माण वाला। कृषि, डेयरी, मछली पकड़ना ये तो प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा। परिवहन यानी कि यातायात वाला, संचार जैसे अभी भी हमारे द्वारा जो है वीडियो को देख पा रहे हैं, फोन पे बात कर पा रहे हैं, तो संचार, बैंकिंग ये सब किसमें आ जाएगा साथियों? पुलिस, ये सब किसमें आ जाएगा? तो ये आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र का और नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहते हैं साथियों? जहां लोग तो लगे हुए हैं लेकिन जो है काम उतना का जरूरत नहीं है, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य। जैसे किसी काम को करने के लिए 5 व्यक्ति की जरूरत है और लगे वहां पे घर में जो है बेरोजगार है 12 व्यक्ति लग गया, तो 7 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा लगे उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगार के श्रेणी में आएंगे। यानी कि नियोजित तो है, काम तो कर रहे हैं लेकिन उसकी उत्पादकता शून्य, वो हट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला बोला
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है, तो अभी हमने बताया सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, सार्वजनिक यानी कि जैसे रेलवे हो गया, रोड हो गया, जो सरकारी सेक्टर है उनका क्या मकसद होता है, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, समाज का कल्याण। जैसे बॉर्डर पे पुलिस लगी है, पुलिस जो है बॉर्डर पे आर्मी लगी है, यहाँ पे जो है पुलिस लगी है, तो उनका काम क्या है, आपका सुरक्षा करना और समाज का कल्याण करना, तो ये सी नंबर हो जाएगा। अगला बोला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टिस्को, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी, जो टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन कंपनी जो है जैसी कंपनी पर लागू नहीं होगा, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। साथियों राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा है वो मजदूरी के लिए लागू होता है, और कैसे क्षेत्र में, तो वो जो है जैसे कहीं जो है कुआं खोदना है तो उसमें जो मजदूर लगेंगे उसके में लग जाएगा, कहीं जो है डोभा खोदना है, कहीं गड्ढा खोदना है, तो उनमें जो मजदूर होता है उसको लगा जाता है। ऐसा नहीं है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी में आप चल गए बोलेगा हमें सरकार 100 दिन का काम करने का अधिकार दिया है, तो वहां पे वो अधिकार आपको नहीं है, वो मजदूरी के लिए, वहां पे कौशल का जरूरत होता है। अगला साथियों सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है, सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं उनका किसके पास होता है साथियों, तो सरकार के पास होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बोल रखा है साथियों निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बोला यह वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करता है, सेवाएं तो ये नहीं उत्पन्न करता जी, सेवाएं तो तृतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदलता है, जी साथियों प्राकृतिक उत्पाद जैसे गेहूं को जो है आटा में बदला तो विनिर्माण में बदलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती, कौन सी ऐसी गतिविधियां जो तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती, मधुमक्खी का पालन करना साथियों तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती, कैसे, बैंक तो जो है तृतीय क्षेत्रक में आएगा, सेवा प्रदान कर रहा है, अध्यापन कर रहा है, कोई आपको पढ़ा रहा है, जैसे साथियों हम पढ़ा दे तो आपको क्या दे रहे हैं, सेवा ही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो ये भी किस में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा। किसी कॉल सेंटर में काम करना, किसी कॉल सेंटर में काम करता है, हेलो जी नमस्ते मैडम करते हैं आपकी, मेरा एयरटेल में जो है सिम जो है ये हो गया वो हो गया, तो वो आपको क्या कर रहा है, एक तरह का सेवा दे रहा, तो ये तीनों तृतीय क्षेत्र में, लेकिन पूछा कौन सा नहीं आता, तो मधुमक्खी का पालन करना साथियों तृतीय क्षेत्र में नहीं, वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अगला देखिए 14वां नंबर प्रश्न है साथियों, बोला गया सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में बोला है बड़ी कंपनियों के पास सबसे अधिक संपत्ति है, सरकार के पास संपत्ति है, तो सार्वजनिक क्षेत्र साथियों वो किसके पास होगा, सरकार की संपत्ति है, तो सरकार का हो जाएगा संपत्ति है, ठीक है, तो आंसर जो है बी नंबर होगा। जीडीपी का मतलब क्या है साथियों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, या प्रोडक्ट हम बताएं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है साथियों। अगला सवाल देखो सकल घरेलू उत्पाद, अगला इनमें से कौन किस देश दुनिया में निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार है, तो दुनिया में निरक्षर, निरक्षर यानी कि जो पढ़ा हुआ नहीं है, तो भारत ही एक ऐसा देश है साथियों जिसमें निरक्षर बहुत ज्यादा है। निरक्षर उसको बोलते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है। आपको पता है कि भारत में निरक्षर इसलिए ज्यादा है क्योंकि साथियों यहाँ पे जितने भी पुराने यानी कि ओल्ड जो है, जैसे हमारे जो दादा दादी सब हो गए, कुछ के पिताजी हो गए, कुछ के माताजी हो गए, वो जो है अभी भी पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्हीं को निरक्षर कहा जाएगा। तो भारत में बहुत ज्यादा बड़ा आबादी है और यहाँ पे बहुत आबादी पढ़े नहीं है, तो इसलिए निरक्षर इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, हमने बताया अल्प बेरोजगारी, लोग तो लगे हुए 5 की जगह 12 लोग लगे, तो 7 लोग अल्प बेरोजगारी, काम तो कर रहे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, तो उसी को प्रच्छन्न बेरोजगार और अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अगला साथियों कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक कैसे होते हैं, जो कृषि में काम करते हैं वो अल्प बेरोजगार होते हैं साथियों, जिसको अभी बताएं कि प्रच्छन्न बेरोजगार भी कहा जाता है। अगला है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर आता है, तृतीयक में सर कृषि आता ना जी, ये तो प्राथमिक में आता है, दुग्ध उत्पादन प्राथमिक आता है, संचार जो है तृतीयक में आता है साथियों, वाणिज्य जो है वो प्राथमिक में आता है, तो तृतीयक जो है कौन सा हो जाएगा, संचार, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कम्युनिकेशन। अगला है सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है, सवेतन छुट्टी का प्रावधान साथियों संगठित क्षेत्र में होता है। जैसे मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना, 2 क्षेत्र, एक संगठित एक असंगठित होता है साथियों। संगठित में वो व्यक्ति होते हैं जो प्राइवेट में कहीं काम करता है, प्राइवेट जहां पे नियम कानून फिक्स नहीं है। जैसे अगर आप साथियों काम करो कहाँ पे, किसी कपड़े दुकान पे, कपड़ा का दुकान में काम करो, तो किसी दिन आपको 8 बजे जाना पड़ेगा, अब पता चला घर आप रात के 9 बजे आए। लेकिन सरकारी क्षेत्र में ऐसा होगा, आपको 9 बजे से जाना है तो 9 बजे से 2 बजे तक अगर स्कूल में ड्यूटी करनी तो 9 से 2, उससे ज्यादा 1 घंटा काम नहीं करना। छुट्टी लेने पर वेतन नहीं काटा जाएगा, बीमार पड़ते हैं तो उनका जो है वेतन सरकार देगा। और लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, वैसा कोई प्रावधान नहीं है, बीमार होते हैं तो आप बीमार हुए जी, आपको जो है पैसा पे करना होगा और वो आपको जो है उस दिन का काम का मजदूरी नहीं
मिलेगा। आपको 8 बजे बुलाया है, 8 बजे रात तक काम कराए, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई भी जो है सवेतन, वेतन के साथ छुट्टी किसमें मिलता है, तो संगठित में, बाकी में वेतन के साथ छुट्टी नहीं मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन झारखंड बोर्ड बड़ा अच्छा पूछा था, सुनिएगा जरा से। पूछा गया था साथियों, कोई नाम दे रखा था, जैसे रवि। रवि जो है साथियों बोल रखा है कपड़ा दुकान में काम करता है, कपड़ा दुकान में काम करता है, ठीक है, और उसे वेतन में सवेतन छुट्टी नहीं मिलता है, ऐसा बोला गया था। तो बताइए रवि किस क्षेत्र के हैं, तो रवि कौन सा हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र, ध्यान में रहेगा। अगला है साथियों, ऐसा ही सवाल पूछा गया था, मान के चलिए रवि था, रवि बोल रहा था कि सब्जी उत्पादन करता है। रमेश नाम का व्यक्ति है साथियों, जो है टोटो चलाता है, क्या चलाता है, टोटो, वो बोला था टेम्पो चलाता है, ठीक है, टेम्पो चलाता है। एक व्यक्ति है साथियों जिनका नाम हरीश है, हरीश जो है साथियों क्या करता है, हरीश जो है एक आटा के मिल में काम करता है। बोला था इनमें से कौन तृतीय क्षेत्रक में आते हैं, तो तृतीय क्षेत्रक में कौन आएगा साथियों, तो तृतीय क्षेत्र में आएगा यहाँ पे कौन, रमेश, क्योंकि वो टोटो चला रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला है साथियों हमारा तीसरा चैप्टर, हमने 2 चैप्टर के सवाल देखे, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे 2 चैप्टर के सारे हमने करा दिए। निश्चित तौर पे झारखंड बोर्ड अगर कोई सवाल पूछती है, आप प्रीवियस ईयर्स के उठा को भी देख लो, जो सवाल 2 चैप्टर से पूछेगी लगभग सवाल यहीं से कवर होगा। तीसरा चैप्टर हमारा मुद्रा और साख, ठीक है, मुद्रा यानी कि जो पैसा हम लोगों का है, ठीक है, और साख यानी कि जो हम लोग लेते हैं ऋण जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, मुद्रा एवं साख, ठीक है, ऋण टाइप का ही होता है, साख जो क्रेडिट जमा होता है। बोला ऋण की शर्तों में सम्मिलित होती है, कोई अगर बैंक आपको ऋण देता है तो उसके लिए, या फिर कहीं से ऋण लेते हैं, ऋण यानी कि लोन लेते हैं, तो क्या शर्त कहा जाता है, बोलता है एक तो ब्याज दर लगेगा, 100 रुपया ऋण लिए जी, आपको 5% का ब्याज लगेगा, बिल्कुल। बोलेगा समर्थक ऋणाधार चाहिए, यानी कि ऋण जो है ले रहे हैं उसके लिए कोई व्यक्ति चाहिए जो बोले अगर जो है पैसा नहीं लौटाएगा तो हम इसका जो है गारंटर बनते हैं, तो समर्थक ऋणाधार। आवश्यक कागजात भी, कुछ कागज भी लेगा, आधार कार्ड लेगा, आपका जमीन का पर्चा ले सकता है, जो भी चीजें आवश्यक कागजात, तो तीनों चीज लगेगा, इसलिए उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अगला सवाल है साथियों, देखो बोला वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है, कागज के पैसे के अलावा किस रूप में, प्लास्टिक मनी के रूप में धन का बढ़ता जा रहा है। हालांकि साथियों यहाँ पे प्लास्टिक मनी क्यों दिया है, प्लास्टिक का मनी वो नहीं पता, लेकिन कागज के जगह प्लास्टिक मनी का प्रयोग की जगह अगर आप बोल देता ऑनलाइन पेमेंट का जो है प्रावधान बढ़ रहा है, ये भी दे सकता है, तो आप याद रखिएगा यूपीआई जिसको बोलते हैं, ठीक है, यूपीआई का भी प्रावधान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपको पता होगा। अगला है क्रेडिट या ऋण में समझौते किसके बीच होता है, क्रेडिट और ऋण में समझौता कैसे है, मान के चले हम आपको 100 रुपया ऋण दिए, अब आप बोल रहे कि 70 रुपया हम घुमा पाएंगे जी, 30 रुपया तो नहीं घुमा पाएंगे, तो किसके बीच में समझौता होगा, हमारे आपके बीच में। हम आपको क्या कहलाए, हम आपको उधारदाता कहलाए या ऋणदाता कह, हम क्या कहलाए, उधारदाता उधार देने वाला, या ऋणदाता ऋण देने वाला, तो ये किसके बीच होगा, उधारदाता और ऋणदाता के बीच में, उधारकर्ता उधार लेने वाला और ऋण देने वाला उनके बीच में होगा। ठीक है, उधारकर्ता बोला तो यानी कि जो उधार लेता है और जो ऋण देता है उनके बीच में बात होगा। अगला बोला सिक्कों के प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। सिक्कों के पहले साथियों किसका प्रयोग किया जाता था, अनाज के बदले अनाज का प्रयोग किया जाता था। जैसे आप गेहूं को ले जाए तो आपको जो है मान के चलिए जूता खरीदना तो गेहूं उसके बदले दे दीजिए, अभी भी कहीं कहीं होता है। ठीक है, तो अनाज का प्रयोग अभी भी, जैसे गांव घर में होता क्या है कि धान का सीजन है, धान लेके दुकान चल जाइए, आपको जो है निरमा खरीदना, साबुन खरीदना, जो भी चीजें खरीदना वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा गया तो वस्तु मुद्रा के पहले किसका प्रयोग करते थे, तो अनाज का। अच्छा, ये जनरल सवाल नहीं है, क्या आप मकान को बेच के खरीदते, खेत को बेच के, नहीं जी, अनाज को। अगला सवाल है धनी परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है, साख यानी पैसा, इनकम का कौन सा मुख्य स्रोत है, तो औपचारिक क्षेत्र, ऑफिशियल क्षेत्र जो होते हैं, ऑफिशियल। ठीक है, अगला साथियों, अगला बोला कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक अपने पास नगद में रहता है, क्या बोला था, एक छोटा अनुपात, या फिर इसको बोलते हैं नगद अनुपात, क्या बोलते हैं, नगद अनुपात। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो भी इसको बोला जाता है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है। यानी कि आप जो है जमा करते साथियों, अगर आप 100 रुपया जमा करते हैं तो बैंक जो है शायद 17 रुपया, साथियों मैं इसमें कंफर्म नहीं, शायद 17 रुपया, ये मैं डाटा में भूल रहा हूँ, 17 रुपया बैंक अपने पास रख लेती है, और 100 में से जो बाकी 17 रुपया रखने के बाद बच जाता है उसको जो है लोन में या फिर कोई अन्य काम में लगा देती है। 17 रुपया इसलिए रखती है अगर आप फिर से लेने आ जाओ तो आपका 17 किसी और का 17 मिला के आपको देने लायक पैसा बचे। ठीक है, तो नगद अनुपात कहते हैं, नगद के लिए रखता है, जैसे एक छोटा अनुपात भी बोलते हैं। अगला बोला है धन के आधुनिक रूप क्या है, धन के आधुनिक रूप क्या है सर, मुद्रा भी है,
प्लास्टिक मनी भी है, डिमांड डिपॉजिट, उपरोक्त सभी। देखो डिमांड डिपॉजिट जैसे आप बैंक में जाते हैं, ऐसा फॉर्म दिया जाता है, बोलता है जितना जमा करना उसका जो है डिमांड भरो, भर देते हैं। प्लास्टिक मनी साथियों मुद्रा है, मुद्रा यानी कि जैसे 1000 देना तो सीधे कैश दे दिए, तो वो मुद्रा हो गया। अगला है साथियों 8वां नंबर, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? साथियों भारत में जो है मुद्रा जारी करता है वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ये नोट को जारी करता है साथियों, ठीक है, सभी नोट को ये जारी करता है। और 1 रुपए के नोट के जो है साथियों, 1 रुपए के जो नोट, सिक्का भी यही जारी करता है, लेकिन 1 रुपए वाला जो सिक्का वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगला है साथियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को डैश में स्थापित किया। ग्रामीण बैंकों को कब बनाया गया साथियों? 1969, 1969 में। ग्रामीण बैंक जैसे बहुत राज्य में चलता है, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, वनांचल ग्रामीण बैंक, यानी कि ग्रामीण बैंक जो है कब से शुरू किया? 1969 से। अगला बोल रहा है ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी कौन करता है? तो ऋण अगर जो है बैंक देगी तो उनका निगरानी कौन करता है साथियों? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आपके पैसे में जो आपका नोट है जिसमें उसका जो है नाम रहता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे साथियों बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसे फादर ऑफ बैंक कभी कहा जाता है। बैंक का पिता किसको कहते हैं? तो आरबीआई। सभी बैंकों का मालिक कौन है या फिर देखरेख कौन करता है साथियों? आरबीआई करता है। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन धन का आधुनिक रूप नहीं है? यानी कि आधुनिक रूप कौन नहीं है जो अभी चल रहा है? कागज के नोट तो चल रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट भी चल रहे हैं, ठीक है। चांदी का सिक्का ये आधुनिक युग में नहीं चल रहा, ये पुराने प्राचीन था, ये पुराने युग में चलता था चांदी का सिक्का, ठीक है। अगर आप कहीं चांदी का सिक्का लेके जाएंगे तो नहीं चलता है, चलता है मतलब कि नहीं, चांदी का सिक्का जो है रेगुलर यूज में नहीं आता, वो लोग खरीद के रखते हैं अपने पास, वो अलग चीज है। अगला बोला संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने के लिए उधार कर्ताओं को की सहायता कौन करता है? तो कौन करता है साथियों? स्वयं सहायता समूह, जो SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपके गांव घर में चलता होगा, दीदी सब जो है उसमें क्या करती है? अपना पैसा जमा करती है 10 रुपया 20 रुपया करके, और उसी से जो है लोगों को भी ऋण दिया जाता है। तो उसकी कमी कौन दूर करती है? तो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। आगे बोला ऋण के औपचारिक स्रोत की पहचान करें। औपचारिक स्रोत सहकारी संघ, औपचारिक यानी कि ऑफिशियल जो देता, ऑफिशियल साथियों, ऑफिशियल जो कागजात उगजात पे साहूकार बोलते हैं। जैसे गांव घर में कोई व्यक्ति ऋण देता है उसको साहूकार बोलते हैं, उससे लिए तो वो जो है 5% की जगह 25% ऋण पैसा वापस लेगा। व्यापारी से लिए तो ज्यादा पैसा लेगा, जमींदार से लिए तो ज्यादा। ये अनौपचारिक स्रोत है, ये तीनों अनौपचारिक स्रोत है, ठीक है, अनौपचारिक स्रोत। बाकी ये सरकारी सहमतियां या फिर सहकारी समितियां, ये कैसा है? औपचारिक स्रोत। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले अधिकांश कौन है? बांग्लादेश से ऋण लेने वाले साथियों महिलाएं हैं, ठीक है, बांग्लादेश के बारे में पूछा गया था। बांग्लादेश से ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले अधिकांश महिलाएं। बोला है निम्नलिखित में साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है, बहुत अधिक लेता है। साहूकार साथियों बहुत अधिक लेगा, गांव घर में अगर पैसा लेंगे तो 100 रुपया वो लेगा, 110 रुपया घुमाना पड़ेगा, जबकि बैंक 103, 104, 105 ही लेता है। अगला है साथियों, बैंक ऋण नहीं देते। किसको ऋण नहीं देते? उचित सांपार्श्विक और दस्तावेज के बिना, यानी कि बिना गारंटर। आप अगर बिना गारंटर लेके जाओगे तो बोलेगा आपका क्या गारंटी, अगर भाग जाओगे तो बिना गारंटर और बिना जो है दस्तावेज का, बिना आधार कार्ड, बिना अकाउंट, बिना जमीन का कागजात, बिना कोई दस्तावेज को बैंक ऋण आपको नहीं देगा, ठीक है। अगला बोला निम्नलिखित में साख के औपचारिक साधनों में नहीं होते, साख के औपचारिक साधनों में नहीं होते कर्मचारी, ठीक है। अगला है साथियों, भारत में विनिमय माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी का उपयोग किया जाता है? तो भारत में क्या चलता है साथियों? रुपया चलता है, रुपया आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है मुद्रा का विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है, क्यों कहा जाता है साथियों? ये पूछा गया, क्योंकि ये क्या करता है, इसे किसी वस्तु या सेवा के लिए सरलता से बदला जा सकता है। जैसे आप पेन खरीदे, 5 रुपया झट से दे दिए, आसानी हुआ कि नहीं हुआ? इसमें दोहरे संयोग की आवश्यकता से छुटकारा मिलता है। जैसे अगर आपको जूता खरीदना है तो जूता खरीदने के लिए आपको पहले जो है साथियों आपके पास अनाज है, तो आपको ऐसा व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जो अनाज तो लेना चाहता है, जो अनाज लेना चाहता है और उसके बदले जूता भी बेचना चाहता है, तो दोहरा संयोग आपको खोजना पड़ेगा, उससे छुटकारा मिला। यह विनिमय की मध्यस्थता प्रक्रिया में काम करता है, मध्यस्थता यानी कि बीच में आसानी बनाता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है तीसरे चैप्टर का साथियों। बोला गया निम्नलिखित में करेंसी मुद्रा क्या का रूप है? करेंसी कौन सा मुद्रा है साथियों? आधुनिक मुद्रा है। कौन सा? आधुनिक मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से हमने 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा और हमने टोटल 61 क्वेश्चन देख चुके हैं। बाकी के जो है 40 क्वेश्चन अभी हम लोग आगे देखेंगे। अगला है साथियों वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था हमारा यह है चौथा चैप्टर। इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। बोला है
वैश्वीकरण के कारण इनमें से किसमें सुधार हुआ है? तो वैश्वीकरण के साथियों ग्लोबलाइजेशन के कारण उपभोक्ताओं के लिए विकल्प खुले हैं, वस्तुओं सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ी है, विदेश में निवेश बढ़ा है, तो इन सभी पे सही हो जाएगा। देखिए बोला गया है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, एक सामान को दूसरे देश में हम लोग बेच सकते हैं, वहां से सामान मंगा सकते हैं, वहां के हम लोगों को जो सामान उत्पादक उससे compete करना पड़ता है, वो अच्छी क्वालिटी का सामान बनाते हैं, हमें भी अच्छी क्वालिटी का सामान बनाना होता है, तो ये सब तीनों चीजें इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला बोला वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ? तो कृषि क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ, कृषि क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हुआ। इसका कारण है कृषि क्षेत्र जो है, मान के चलिए जो सब्जी वगैरह वगैरह उगता है वो ज्यादातर अनाज को छोड़ के जो भी सब्जियां उगती है वो देश के अंदर ही रह जाता है, बाहर देशों में नहीं सेल किया जाता है। बाकी बाहर के देश में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है जिनके कारण वहां पे सब्जियां दूसरे देश में सेल होता है। तो भारत को जो है या फिर कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण कृषि क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ। अगला बोला है वैश्वीकरण को फैलाने में किसने बड़ी भूमिका निभाई? तो साथियों सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि सूचना मंत्रालय, जैसे कि सूचना जैसे पेपर न्यूज़पेपर, ये परिवहन तकनीकी, वैश्वीकरण होगा तो परिवहन भी तो चाहिए, परिवहन में जैसे रेल हो गया, आपका गाड़ी हो गया, तो उनसे जो है हमें मदद मिली है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। अगला है साथियों निम्नलिखित में से किस कारक ने वैश्वीकरण को नहीं बढ़ाया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण के कारक ने, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगला है साथियों भारत में वैश्वीकरण द्वारा आकर्षित एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसको कहते हैं जो एक से अधिक देशों में काम करते हैं, एक से अधिक देशों में लगे हुए, एक से अधिक देशों में काम करते हैं, उसको हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, ठीक है। अगला है साथियों बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है? आखिर मान के चलिए कोई अमेरिका कंपनी है, भारत में क्यों निवेश करेगी? तो अपना लाभ के लिए, अपने अधिक लाभ के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए वो सब निवेश करती है। अगला बोला है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति साथियों 1991 के समय में लागू हुई थी, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, लेवलाइजेशन और ये जो है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ये तीनों चीजों पे बात किया गया था। इसमें साथियों ये किया गया था जब भारत में डॉक्टर मनमोहन के सरकार थे, और ऐसा कहा जाता है साथियों कि उस समय 1991 में 15 दिन का भोजन जो है भारत में बचा हुआ था। कितना दिन का? 15 दिन का भोजन ही भारत में बचा हुआ था। उसके बाद भारत जो है भुखमरी या फिर तंगी में आ सकता था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने साथियों यही नीति अपनाई थी 1991 में, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन में। उस समय जो है भारत की स्थिति में सुधार लाया गया, तो 1991 में। अगला है साथियों, यहाँ पे अगला है साथियों, देख सकते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है 18वां नंबर, वो बोला है फोर्ड ने, किसने साथियों? फोर्ड ने, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं कहाँ चल गया जी, हाँ, फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया? फोर्ड ने साथियों कहाँ स्थापित किया था? चेन्नई ने, FORD, फोर्ड एक कंपनी का नाम है। कहाँ स्थापित किया? चेन्नई में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो ये कब हुई? तो 1995 में, 1995 में WTO की स्थापना हुई। साथियों आपको कमेंट में बताना ये स्थापना जो कहाँ, मतलब इसके जो है हेड कहाँ है, ठीक है, हेड ऑफिस कहाँ है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये आपको बताना है। अगला है साथियों उदारीकरण का अर्थ होता है, उदारीकरण का अर्थ क्या होता है साथियों? तो अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त करना, विभिन्न प्रतिबंधों को समाप्त करना, अर्थव्यवस्था को खोलना, उपरोक्त सभी। अर्थव्यवस्था को खोलना यानी कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना हो गया, प्रतिबंध को समाप्त करना कि हम आयात इस चीज का नहीं कर सकते, निर्यात ऐसा नहीं किया जा सकता, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है वैश्वीकरण से देश के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है। किसकी तीव्र गति होती है? माल एवं सेवाएं की, निवेश की, लोग की। तो लोग जो है एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं, निवेश बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, माल और सेवाएं भी जो है जल्दी से तीव्र गति करती है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है साथियों बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने के किसके द्वारा सफलता की? यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है विश्व के बाजारों में प्रवेश किसके द्वारा सफलता प्राप्त की? तो WTO, जब WTO का स्थापना हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका स्थापना 1995 में हुआ था, उनके द्वारा यह संभव हो गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सभी देश या फिर जितने देश में चाहे उतना देश में कंपनी लगा के अपने वस्तुओं का जो है सेलिंग कर सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या चाहती है कि सस्ता में श्रमिक मिले, उत्पाद के लिए तैयार मांग मिले। जैसे मान के चलो सस्ता श्रमिक मिले ही नहीं, तैयार जो है हम लोग कोई सामान उत्पाद करते हैं उसका जो है डिमांड ही नहीं है, तो क्या फायदा? तो वो चाहती है कि उत्पाद मिले, सस्ते दाम में मजदूर मिले, बिजली की सुविधा मिले, पानी की सुविधा मिले, ये चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनियां चाहती है। अगला है साथियों
निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण में योगदान देता है? तो ये वैश्वीकरण में योगदान कौन देता है साथियों? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, बड़े पैमाने पर व्यापार, छोटे पैमाने पर। तो ये हो जाएगा बाहरी व्यापार या फिर बड़े पैमाने पर। तो आंसर हो जाएगा बाहरी व्यापार। बाहरी यानी कि एक देश से दूसरे देश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बाजारों का एकीकरण मतलब है। बाजारों का एकीकरण मतलब क्या है साथियों? घरेलू बाजारों से परे परिचालन, माल की व्यापक पसंद और प्रतिस्पर्धी मूल्य, यानी कि एकीकरण, सभी जो है बाजार को जो है एकीकरण कर दिया गया, तो वो पूछा जा रहा है। तो घरेलू बाजारों से जो है परिचालन चले, माल की व्यापक पसंद हो, यानी कि बहुत सारा सामान हो जिसमें हम लोग माल को क्या कर सके, पसंद, जिनका जो पसंद है वो ले सके, ये बताया जा रहा है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? वैश्वीकरण की विशेषता क्या नहीं है सर? आयात पर बढ़ाना, आयात पर बढ़ाना, आयात कर बढ़ाना, ठीक है। आयात अगर बढ़ा देगा, किसी देश से इंपोर्ट अगर जो है बढ़ा देगा साथियों, तो वो दिक्कत होगा। बोला है देशों के बीच तीव्र तालमेल, ये तो है। अगर कोई कंपनी एक देश से दूसरे देश में चलती है, वैश्वीकरण अगर करती है, तो देश में तालमेल होना चाहिए। देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। कुछ सामान हम मंगाए, कुछ सामान आप मंगाए, कुछ सामान हम भेजे, कुछ सामान उधर से भेजा। आयात पर कर बढ़ाना, आयात पे अगर कर बढ़ जाएगा, मान के चलिए कि हम लोग 100 रुपए का सामान अगर कहीं से कोई देश हमके जो है दे रहा है, मंगा रहे हैं हम उसमें, और वहां से हम लोग टैक्स अगर बढ़ा दे कि नहीं 100 रुपए का सामान मंगाएंगे तो हमको जो है 20 रुपए टैक्स देना होगा, 30 रुपए बढ़ा दे, ज्यादा अगर बढ़ा दे तो ये दिक्कत है। देशों के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना वैश्वीकरण के द्वारा संभव हुआ। अभी हाल ही में आप सुने होंगे कि जब साथियों यूक्रेन का लड़ाई हुआ, तो बहुत सारा जो हमारे भारत के बच्चे थे वो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, बहुत सारा देश जो है भारत के बहुत सारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे, तो ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ। तो आयात कर जो है नहीं बढ़ाना चाहिए, ये बोला गया। 2006 तक विश्व व्यापार संगठन में कितने देश थे? 149 देश थे साथियों, ठीक है। अगला है वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा। क्या होगा? उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता होगी। हर उत्पादक चाहेगा उत्पाद करना, अच्छा उत्पाद करना, ठीक है, कम प्रतियोगिता नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग अच्छा उत्पाद ना करें तो विदेशी माल जो है मंगा लिया जाएगा, ठीक है। उत्पाद करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ कृषि उत्पाद करने का मतलब, जैसे मान के चलते हैं लाइट जो आप लोग घर में यूज करते हैं, डीपी लाइट, ऐसा स्टैंड वाला जो लाइट होता है, ऐसे जो बना रहता है डीपी लाइट, ठीक है, उसका जो प्रयोग करते हैं साथियों, वो ज्यादातर चाइना में बनता है। तो चाइना के लाने को क्या कारण है? भारत में महंगा बन रहा है, भारत में जो है अच्छा क्वालिटी नहीं मिला, तो इस कारण से चाइना में सस्ता सामान मिल रहा है, तो 200-250 में हो जा रहा है, जिनके कारण जो है ये किसके कारण हो जा रहा है? तो वैश्वीकरण के कारण संपन्न है कि हम लोग दूसरे देश से सामान मंगा रहे हैं। अगला है घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रवेश किनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है? सभी छोटे पैमाने पर उत्पादक। अगर किसी देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ जाए, यानी कि बाहरी कंपनियां आ जाए साथियों, तो जो छोटे उत्पादक उनको तो घाटा लग जाएगा। कैसे घाटा लग जाएगा? वो जो है बड़े मात्रा में सामान को उत्पादन करेंगे और कम दाम में बेचेंगे। छोटे उत्पादक सामान का उत्पादन वैसे भी कम कर पा रहे थे और उनका अब सेलिंग नहीं होगा, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है? बोला यह एक से अधिक देशों में उत्पादन नियंत्रण करती है। जी सही है कि नहीं है? एक से अधिक देश में इनका काम होता है। यह बाजार के समीप फैक्ट्रियां स्थापित करती है। सही बात है जी, बाजार के नजदीक अगर फैक्ट्री स्थापित नहीं करेगा, मान के चलिए बाजार वहां से 1000 किलोमीटर दूर है, तो उनको क्या फायदा होगा? फिर ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाएगा, तो वो बाजार के नजदीक करती है। यह उत्पादन प्रक्रिया जटिल ढंग से करती है। जटिल ढंग से करती है यानी कि अच्छे ढंग से बोल रहा है। यह केवल अपने देश के श्रमिकों को काम पर लगाती है? नहीं, ये अपने देश के श्रमिकों को काम पे नहीं लगाती। जिस देश में जो है काम करता है उस देश के ही श्रमिकों को काम पर लगाती है, ठीक है। अगला है साथियों और अंतिम चैप्टर जो है आपका इकोनॉमिक्स का है, उपभोक्ता का अधिकार। वीडियो बहुत लंबा हो गया है साथियों, मैं देख रहा हूं वीडियो की अगर लेंथ बात करें 43 मिनट का हो गया, लेकिन हमने चाहा कि एक ही वीडियो में क्वेश्चन हो जाए, इसलिए हमें थोड़ा सा और समय लेंगे और पूरा इकोनॉमिक्स का जो है धुआं उड़ा दिए। हमको पता है आपको बहुत चीजें जो है अच्छे से समझ में आएगी, कुछ चीजें ऐसा होगा जो थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा। हम जो है पूरे डिटेल में जाए तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता, तो हमारे पास उतना समय था नहीं, हमने जो है पूरी ईमानदारी से आपको ये कराने की कोशिश किया। तो बोला है उपभोक्ता अधिकार 5वां अंतिम चैप्टर है, ठीक है। बोला है वह संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों के मानक तैयार करते हैं कहलाते हैं। तो उसे क्या कहलाता है साथियों? ISO कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, ISO।
बोला है संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश कब अपनाया। तो संयुक्त राष्ट्र जिसको अमेरिका बोलते हैं, उपभोक्ता के संरक्षण, उपभोक्ता यानी कि जैसे हम लोग जैसे तेल खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, हर चीज खरीदते हैं, तो हम लोग उपभोक्ता है जो सामान को खरीदता है, ठीक है। तो उनके लिए संरक्षण, उनका अच्छा से रखने के लिए निर्देश कब दिया अमेरिका ने, तो 1985 में, 1985 उसने दिया कि भैया तेल में मिलावट नहीं होना चाहिए, शुद्ध चीजें होनी चाहिए, ISI मार्क होनी चाहिए, ये सब चीजें बताइए। अगला बोला है जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई होती है। तो 20 लाख की राशि तक की सुनवाई होगी। अगर उपभोक्ता मामले से कोई शिकायत जाता है कि जो है साथियों मान के चलिए चावल है, चावल में कोई चीज मिलावट है या वगैरह वगैरह, वो सब चीज की सुनवाई तो जिला में कितने स्तर तक होगी, 20 लाख तक की। अगला है साथियों वह प्रक्रिया जिसमें किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को किसी अन्य पदार्थ के मिलावट के माध्यम से कम किया जाता है, क्या कहलाता है, मिलावट कहलाता है, ठीक है। बोल रखा है गुणवत्ता जो है खराब कर दिया जाता है। जैसे मान के चलिए हम अच्छा वाला तेल है अच्छा तेल है, उसमें जो है घर वाला या फिर खराब सा तेल मिला देते हैं, मिलावट कर देते हैं, तो उसी को बोलता है कि गुणवत्ता को कम किया जाता है, तेल का जो गुण है उसको कम किया, तो उसको क्या कहते हैं, मिलावट कहते हैं, ठीक है। जैसे आप सुनते होंगे कि गेहूं में मिलावट है, चावल में मिलावट है, अच्छा वाला चावल नहीं है, तो वो बोला गया। शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए, एग मार्क, ठीक है। शहद खरीदते समय एग मार्क का निशान देखना चाहिए, जबकि बिजली का सामान खरीदते समय ISI का मार्क देखना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय सामान खरीदने समय ISO का मार्क देखना चाहिए। ये सब मार्क है साथियों। ISI कुछ इस तरह से रहता है, ISI कुछ इस तरह से साथियों एक मार्क रहता है जिसमें आप देखे होंगे बिजली के सामान में रहता है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम इस तरह का कुछ होता है। अगला है साथियों खुद को बचाने के लिए उपभोक्ता को क्या करना चाहिए या क्या चाहिए। तो उपभोक्ता जागरूक होना चाहिए। जैसे हम लोग कोई दुकान में सामान लेते हैं, बिल नहीं लेते हैं। अब बिल नहीं लिए साथियों, तो अगर आपको उससे कोई बीमारी हो जाती है उस सामान से, तो वो दुकान वाला रिस्क नहीं लेगा, बोलेगा हमारे दुकान से तुम लिए हो नहीं हो। तो उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए, कौन सा सामान एक्सपायर है, कौन सा नहीं है, वो सब चीज देखना होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिसको कोपरा बोला जाता है, भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया या अधिनियमित किया गया। तो भारत में जो है 1986 में जो है साथियों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ये याद रखिएगा, कंज्यूमर का जो है यानी कि उपभोक्ता को जो संरक्षित करने का अधिनियम भारत में लागू किया 1986 में किया गया। इनको आपको ध्यान में रखना, याद भी रखना। अगला बोला है एक उत्पाद पर MRP का क्या अर्थ है। MRP होता है साथियों मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि अधिकतम, रिटेल में होता है खुदरा, प्राइस में मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य कितना में जो है अधिकतम आप बेच सकते हैं, वो मैक्सिमम MRP रहता है। इससे ज्यादा में आप बेच नहीं सकते। अगला है साथियों RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में लागू किया। 2005 में दो चीज लागू किया था, एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार, और राइट टू एजुकेशन RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो बोला RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकता है, कौन जानकारी प्राप्त कर सकता है, तो एक नागरिक जो है जानकारी प्राप्त कर सकता है। कोई भी नागरिक जो है RTI डाल सकता है कि हमें जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, किसी भी चीज के बारे में। BPL परिवार से अगर आप बिलोंग करते हैं, BPL का नंबर देते हैं, तो आपको 1 भी रुपया नहीं होगा। बाकी अगर आप BPL नहीं है तो आपको 10 रुपए का जो है पेमेंट कटाना पड़ता है RTI डालने के लिए। किसी भी चीज के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें गोपनीय होती है जिनके बारे में जानकारी नहीं दिया जा सकता, जैसे सेना के बारे में, सुरक्षा के बारे में, सरकारी कुछ गोपनीय चीज होते हैं उनके बारे में नहीं, लेकिन RTI में लगभग चीजों की जानकारी मिल जाती है। अगला साथियों निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक सेवाएं कौन सा आता है जी, डाक सेवाएं, डाक जो है सेवा होते हैं जिनको इंडियन पोस्ट बोला जाता है, वो किस में आता है, तो सरकारी सेवा में आता है, ठीक है। अगला बोला सूचना का अधिकार कब लागू किया गया साथियों, अक्टूबर 2005 में, अभी हमने बताया 2005 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है। नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में कौन है साथियों, उपभोक्ता। उपभोक्ता कहते हैं कंज्यूमर, जो लेता है, जो सामान उमान खरीदता है, ठीक है। अगला है, अगला वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कानून लागू किया गया, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, और एक तो राइट टू एजुकेशन भी लागू किया था। सूचना का अधिकार अधिनियम याद रखिएगा RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगला है साथियों निम्नलिखित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला है साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोपरा का अर्थ होता है, कोपरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये कंज्यूमर जो है सुरक्षा होता है इसके साथ अधिनियम, ठीक है। अगला है साथियों कोपरा,
COPRA कंज्यूमर प्रोटेक्शन कुछ ऐसा, हाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है। CO से कंज्यूमर, PR से होता है प्रोडक्शन यानी कि संरक्षण, और A से होता है साथियों एक्ट। एक्ट मींस अधिनियम, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अगला, उपभोक्ता कल्याण संगठन के विश्व स्तरीय संस्थान को कहते हैं तो उपभोक्ता इंटरनेशनल। अगला साथियों ISI शब्द चिन्ह देखा जाता है। ISI किसमें देखा जाता है? बिजली के समान में, ठीक है, ISI मार्क बोला जाता है। इस तरह से रहता है साथियों, आप अगर गौर करके देखोगे तो कुछ इस तरह से एक मार्क रहता है। अगला साथियों, उत्पादक के घटकों की विस्तृत जानकारी निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो उत्पादक के जो है साथियों घटकों की जानकारी किसके द्वारा की जाती है? तो सुरक्षा पाने के लिए, ठीक है, जानकारी जो है उत्पादक के बारे में हम लोग ले सकते हैं कि कहां से उत्पाद हुआ, कैसा प्रोडक्ट है, तो सुरक्षा पाने के लिए। साथियों आपको पता है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और लगातार जो है 40-45 मिनट से हम लगातार बोल रहे हैं, तो थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, लगातार बोलने पर गला भी थोड़ा ये खसखसा रहा है, ठीक है। हॉलमार्क इनमें से किन पर देखा जाता है? तो ज्वेलर्स पर, ठीक है, ज्वेलर्स पे साथियों, ज्वेलर्स यानी कि जो ज्वेलरी का सामान होता है उनमें हॉलमार्क्स देखा जाता है। एक मार्क अभी किसमें देखा जाता है? अभी आपने ऊपर में देखा, तो कमेंट सेक्शन में इसको बताना ना भूले। अगला है साथियों, एक मेडिकल शॉप में आपको एक्सपायरी डेट की एक दवा बेची जाती है तो आप उपभोक्ता अदालत में संपर्क कर सकते हैं, किसके अधिकार से? सुरक्षा के अधिकार से। एक्सपायरी डेट की दवा अगर बेचती है तो सुरक्षा के अधिकार से आप जो है कहां पे शिकायत कर सकते हैं? तो अदालत में, ठीक है, उपभोक्ता अदालत। साथियों इस तरह से हमने टोटल 101 प्रश्नों को देखा जो इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहां से ही सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे, जो भी सवाल इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा। साथियों वीडियो को एंड करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। इसका पीडीएफ साथियों हम आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, पीडीएफ बहुत मेहनत से मिलता है साथियों, पीडीएफ अगर देने के बाद बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है तो माफ कीजिएगा, इसका पीडीएफ हम आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। अभी भी बोल देते हैं, आपको इसको वीडियो को रोक के ही देख के लिखना पड़ेगा, या फिर बहुत ज्यादा होगा तो हम कोशिश करेंगे इनका जो है कहीं से व्यवस्था करा देने, मतलब कि आपको जो है इसको देख के लिख लेना है, या फिर आपको इसको बार बार रिपीटेड मोड में साथियों बार बार इसको जो है पढ़ना है, बार बार इसको सुनना है ताकि आपको याद हो जाए। साथियों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो एंड करने से पहले मैं दोबारा बता दूं 9835146164 पे आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जो भी जानकारी है वो हमसे डायरेक्ट आप मैसेज पे बात कर सकते हैं। ध्यान रखें कॉल पे इस पे कॉल आपको नहीं करना, व्हाट्सएप मैसेज करना। साथियों 101 प्रश्न को देखा जो आपकी सोशल साइंस परीक्षा 2025 के 25 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपके जो भी इकोनॉमिक्स में सवाल बनते हैं वहीं से आएंगे, और हमने जो चीजें कराई हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जैक रैंकर्स की ओर से ऑल द बेस्ट।